हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान लेक्चर नंबर 10। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नंदवंश और मौर्य साम्राज्य। इसके हम सभी थ्योरी पॉइंट को और क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ ही साथ उसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं लुसेंट से अलग उनको भी देखते चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं सबसे पहले नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक याद रखिएगा, नंदवंश के संस्थापक का नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद नंदवंश के संस्थापक थे और यह एक दासी पुत्र थे। इसको आप याद रखिए, ये एक दासी पुत्र थे जिनका नाम था महापद्मनंद और ये नंदवंश के संस्थापक रहे। महापद्मनंद की उपाधि जो एकराट, भार्गव और सर्वछत्रांतक थी, ये तीनों उपाधियों को जो है आपको याद रखना है कि नंदवंश के महापद्मनंद जो थे उनके पास क्या क्या उपाधियां थी। तो एक उपाधि थी एकराट, दूसरी भार्गव और तीसरी उपाधि थी सर्वछत्रांतक। इन तीनों को आपको याद रखना होगा। पहली बार कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो पहली बार कलिंग पर विजय प्राप्त की थी महापद्मनंद ने। किसने? महापद्मनंद ने। और उसके बाद वहाँ पर एक नहर भी उन्होंने खुदवाई थी। तो यहाँ पर आपको 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन साथ साथ याद करते चलिएगा, नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद, जो एक दासी पुत्र थे। महापद्मनंद की उपाधियों के बारे में बात करें तो एकराट, भार्गव और सर्वछत्रांतक, इन तीनों नामों से उनको जाना जाता था। पहली बार कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी? महापद्मनंद ऐसे थे जिन्होंने कलिंग पर सबसे पहले विजय प्राप्त की थी और विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने वहाँ पर एक नहर भी खुदवाई थी। इसको भी आप याद रखेंगे। कलिंग पर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो वो अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग के युद्ध पर विजय का जो है वर्णन मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा का है? तो ये भी आप याद रखिएगा, कलिंग के राजा खारवेल। और इन्हीं को जो है कलिंग पर विजय जो है प्राप्त की थी महापद्मनंद ने, तो इन्हीं राजा को हराया था। यानी कि कलिंग के राजा थे खारवेल और खारवेल का ही अभिलेख है हाथी गुम्फा और इसी में कलिंग पर विजय का उल्लेख मिलता है जो कि महापद्मनंद की विजय हुई थी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन याद हुए होंगे। एक पॉइंट नोट में आप जरूर याद रखिएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र भी मिलता है। सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो नाम याद रखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख। और ये हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? कलिंग के राजा खारवेल का। नेक्स्ट में नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदवंश का अंतिम शासक याद रखिए घनानंद। नाम को आपको याद रखना है, यहाँ से केवल घनानंद का यही क्वेश्चन आता है कि अंतिम शासक नंदवंश का कौन है? घनानंद। और सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने के समय जो मगध का शासक था, मगध पर जिसका शासन था वो है घनानंद। ठीक है, तो घनानंद ही एक ऐसा उस टाइम पर शासक रहा जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। उस समय घनानंद मगध का शासक था और नंदवंश का अंतिम शासक। तो यहाँ पर याद रखिएगा नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। और इनको जो है किन नामों से जाना जाता है? तो आप याद रखिए, एकराट, भार्गव और सर्वछत्रांतक। पहली बार कलिंग पर विजय महापद्मनंद ने पाई थी और उसके बाद वहाँ पर एक नहर भी खुदवाई जिसका जो है उल्लेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। और हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल का है जिसको महापद्मनंद ने युद्ध में हराया था। हाथी गुम्फा अभिलेख में ही सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र मिलता है, यानी कि भारत को भारतवर्ष कहा जाता था। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद और सिकंदर के समय जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध का जो शासक था वो घनानंद था। घनानंद की मृत्यु किसके द्वारा की गई थी? तो आप सभी जानते हैं घनानंद की मृत्यु की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा घनानंद की जो है मृत्यु की गई थी और
जो चंद्रगुप्त की सहायता की थी वो की थी चाणक्य ने। चाणक्य का नाम आप याद रखिएगा, चाणक्य को जो है कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी उनका नाम रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा घनानंद को हराकर नंद वंश के स्थान पर एक नए वंश की जो है स्थापना की थी किसने? चंद्रगुप्त ने। और वो वंश कहलाया मौर्य वंश। क्या कहलाया? मौर्य वंश। तो बात करेंगे मौर्य वंश की। इससे पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन जिससे कि आपको याद हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद जो एक दासी पुत्र थे, महापद्मनंद की उपाधियां यानी कि जो उनको कहा जाता था एकराट, भार्गव, सर्वछत्रांतक। पहली बार कलिंग पर विजय महापद्मनंद ने प्राप्त की थी और उन्होंने एक वहाँ पर नहर भी खुदवाई। और इस युद्ध का अभिलेख जो कलिंग पर विजय हुई थी महापद्मनंद की, किस राजा को हराकर हुई थी? तो कलिंग के राजा खारवेल को हराया था। और इस युद्ध का अभिलेख, जो युद्ध का वर्णन है वो किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल का था। हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत को भारतवर्ष कहा गया, तो ये जिक्र भी उसी अभिलेख में मिलता है। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, और सिकंदर के समय जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध का जो शासक था वो घनानंद था। घनानंद की जो मृत्यु है वो चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। और चंद्रगुप्त के सहायक कौन थे? चाणक्य, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा घनानंद को हराने पर नंद वंश के स्थान पर एक नए वंश की स्थापना की गई जिसका नाम था मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त हुए। इससे पहले जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, जो आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत के जो महापुरुष हैं उनके उपनाम भी देखिएगा। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य, चाणक्य को ही कौटिल्य बोला जाता है। और कौटिल्य से विष्णुगुप्त भी चाणक्य को ही कहा जाता है। तो चाणक्य के इन तीनों नामों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो भारत के जो महापुरुष हैं उनके नाम क्या क्या थे, उनके उपनाम क्या हैं, ये आपको याद रखना होगा। दूसरे हैं भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? ठीक है, तो भारत का मैकियावेली चाणक्य, चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य है और उनका फिर दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। किसको? नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का वायोवृद्ध पुरुष, वायोवृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी, इनको इंग्लिश में डीडी नौरोजी भी बोला जाता है। तो याद रखिए, भारत का मैकियावेली चाणक्य, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, भारत का वायोवृद्ध पुरुष ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। भारत का मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। भारत का पुनर्जागरण का पिता, भारत का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसको? राजा राम मोहन राय को। तो यहाँ से देख लीजिएगा, हमने क्या बताया? भारत का मैकियावेली, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है, चाणक्य आप याद रखिएगा। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। भारत का वायोवृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। और भारत का पुनर्जागरण का पिता बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। आगे चलते हैं। तो भारत का सिकंदर किसको बोला जाता है? तो भारत का सिकंदर बोला जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को भारत का सिकंदर बोला जाता है। भारत का शेक्सपियर किसको बोला जाता है? कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। भारत का ग्लैडस्टोन, भारत का ग्लैडस्टोन किसे कहा जाता है? तो डीबी नौरोजी यानी कि दादा भाई नौरोजी को ही जो है भारत का ग्लैडस्टोन बोला जाता है। भारत का न्यूटन कौन है? तो भारत का न्यूटन बोला जाता है ब्रह्मगुप्त को। तो ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। भारत का कांट, भारत का कांट किसे कहा जाता है? धर्मकीर्ति। नाम याद रखिए, धर्मकीर्ति को कहा जाता है। तो देखिएगा, भारत का सिकंदर कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी, भारत का शेक्सपियर कालिदास, भारत का ग्लैडस्टोन दादा भाई नौरोजी, भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त, भारत का कांट कहा जाता है धर्मकीर्ति को। भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता है। और भारत का कोकिला, भारत की कोकिला जो है वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। अब देखिए, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
भारत का जॉन ऑफ आर्क, भारत का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है रानी गौडीन्यूल को। ठीक है, रानी गौडीन्यूल को जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कश्मीर का अकबर बोला जाता है जैनुल आबादीन, जैनुल आबादीन को भारत का कश्मीर बोला जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, भारत का मिल्टन बोला जाता है अश्व घोष, भारत का कोकिला बोला जाता है सरोजनी नायडू को, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, भारत का जॉन ऑफ आर्क रानी गौडीन्यूलो को, और भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। कश्मीर का अकबर बोला जाता है जैनुल आबादीन को। यहाँ पर और 2 पॉइंट और याद रखिएगा कि भारत का तोतिए हिंद, तोतिए हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को तोतिए हिंद बोला जाता है। और तराने हिंद बोला जाता है मोहम्मद इकबाल को, मोहम्मद इकबाल को तराने हिंद। तो ये थे कुछ महापुरुष जिनके उपनाम थे। तो इनको क्या क्या बोला जाता है, इनको याद रखिएगा। कुछ महापुरुषों के बचपन के नाम भी हैं जो आपको याद रखने हैं। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, तो इनको जरूर याद रखना। सबसे पहले है स्वामी रामतीर्थ, स्वामी रामतीर्थ का बचपन का नाम है तीर्थराम, याद रखिए तीर्थराम। स्वामी विवेकानंद, इनका बचपन का नाम है नरेंद्र दत्त, क्या नाम है? नरेंद्र दत्त। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, इनका बचपन का नाम है गदाधर, क्या नाम है? गदाधर। रामकृष्ण परमहंस, इनका बचपन का नाम है गदाधर। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, इनका बचपन का नाम है मूलशंकर, क्या नाम है? मूलशंकर। लक्ष्मीबाई, इनके बचपन का नाम है छबीली मनु, क्या नाम है? छबीली मनु। तो एक बार फिर से देखिए, स्वामी रामतीर्थ का बचपन का नाम तीर्थराम, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम है नरेंद्र दत्त, रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम है गदाधर, और दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर है। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम है आपका छबीली मनु। अब देखिए नेक्स्ट में है यहाँ पर कि तानसेन का बचपन का नाम आपको याद रखना है रामतनु पांडे, क्या नाम है? रामतनु पांडे। बीरबल का बचपन का नाम है महेश दास, और तुलसीदास जी का बचपन का नाम है राम बोला, क्या नाम है? राम बोला। सिस्टर निवेदिता का बचपन का नाम मार्गरेट नोबेल है, और तात्या तोपे का जो बचपन का नाम है वो है रामचंद्र राय। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है, और महावीर स्वामी का बचपन का नाम है वर्धमान, जो आपने वीडियो में देखा है जिसमें हमने जैन धर्म को बताया था। जैन धर्म की कंप्लीट वीडियो, बौद्ध धर्म की कंप्लीट वीडियो, वेद पुराण, इन सभी की कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर लुसेंट कंप्लीट का एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस लिंक पर जाकर के आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर जाकर के आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम हमने बताया सिद्धार्थ, महावीर स्वामी का वर्धमान। तो आदि शंकराचार्य का बचपन का नाम था शंकर, और चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम निम्बई था, और लोकमान्य तिलक जो हैं उनका बचपन का नाम केशव। वाल्मीकि जी का बचपन का नाम है रत्नाकर, और भगत सिंह का बचपन का नाम है भाग्यवान। तो आपको ये आप जो भी महापुरुष हैं उनके बचपन के नाम याद रखने हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने वीडियो में देखा था, कुछ पॉइंट के बाद हम मौर्य साम्राज्य को स्टार्ट करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो आपके बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि घनानंद की मृत्यु किसने की थी? तो घनानंद की मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त के द्वारा, और चंद्रगुप्त ने जो नंद वंश है उसकी जगह पर एक नया वंश जो है स्थापित किया था, जिसका नाम था मौर्य वंश। और मौर्य वंश को ही मौर्य साम्राज्य बोला जाता है, और मौर्य साम्राज्य को हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिए, जब मौर्य वंश जो है घनानंद को मारने के बाद चंद्रगुप्त ने स्थापित किया था, तो उसके संस्थापक भी चंद्रगुप्त ही कहलाए। ठीक है, तो मौर्य वंश के यानी कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनके दरबार में प्रधानमंत्री कौन रहे? चाणक्य। क्योंकि चाणक्य की ही नीति के द्वारा घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य मार पाए थे, और उन्हीं के जगह पर
जो है ये राजगद्दी पर बैठे और उनके नंदवंश को हटा करके इन्होंने नया वंश को स्थापित किया, वो था मौर्य वंश। ठीक है, तो जो चाणक्य थे वो इनके गुरु थे और चाणक्य ही इनके दरबार में प्रधानमंत्री बने। तो याद रखिए चंद्रगुप्त के दरबार में पीएम, ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? तो उनका नाम याद रखिए चाणक्य। और अभी हमने बताया चाणक्य को जो है कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त दोनों नाम से जाना जाता है और इनके द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो इनकी पुस्तक है वो किससे संबंधित है? तो जो राजनीति है ना, वो अर्थशास्त्र में उस टाइम पर चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। यह एक राजनीतिक पुस्तक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर मौर्य साम्राज्य में मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व। इनके दरबार में प्रधानमंत्री कौन रहे? चाणक्य, जो इनके घर्णन को मारने में सहायक थे। और चाणक्य का नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त भी है। इनके द्वारा अर्थशास्त्र को लिखा गया, जो एक राजनीतिक पुस्तक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त जो है मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व बैठा था, जो कि घननंद को मारने के बाद बैठा। और इसका जो है यानी कि मौर्य साम्राज्य का जिक्र कहाँ पर मिलता है? तो विष्णु पुराण में मौर्य साम्राज्य का जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है। और उस समय पर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जब वहाँ पर चंद्रगुप्त जो है शासन कर रहे थे। चंद्रगुप्त को वृषल भी कहा जाता है और वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल। ठीक है, वृषल का अर्थ क्या होता है? निम्न कुल, यानी कि छोटे कुल में जन्म लेने वाला उसे वृषल कहते हैं। और चंद्रगुप्त को वृषल भी कहा गया। और वृषल जो है वो उसका मतलब आप याद रखिए छोटा कुल, यानी कि निम्न कुल जो होता है। और यह उल्लेख कहाँ पर मिलता है? जो निम्न कुल में जन्म लेने वाला वृषल चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया, तो उल्लेख मिलता है मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो किसकी लिखी हुई है? विशाख दत्त। किसकी है? विशाख दत्त की। तो याद रखिए चंद्रगुप्त को वृषल भी कहा गया, जिसका अर्थ निम्न कुल होता है। और इसका उल्लेख मुद्रा राक्षस में मिलता है, जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक है। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था और इसके गुरु भद्रबाहु थे, यानी कि जिससे इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, तो वो थे जैन धर्म गुरु भद्रबाहु। नाम याद रखिए, भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन राजदूत आया था? तो उसका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसने भेजा था, यानी कि किसके द्वारा भेजा गया था? तो ये था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। तो याद रखिए सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। ठीक है, नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी। और इस हार का जिक्र, यानी कि इस युद्ध का जो जिक्र मिलता है वो एम्पियानस बुक में मिलता है। और एम्पियानस बुक जो है वो ये वर्णन करती है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी कार्नेलिया, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हो गई थी। और जो युद्ध हुआ था उसकी संधि हेतु सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत भी भेंट किए थे। तो 4 प्रांत कौन कौन से भेंट किए थे? वो थे काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। इन चारों को आप याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस बुक में उसका जिक्र मिलता है? तो एम्पियानस में। और उसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय। और चंद्रगुप्त मौर्य जब सेल्यूकस निकेटर को हरा दिए थे तो उस समय पर उनकी पुत्री कार्नेलिया थी जिन्होंने चंद्रगुप्त से विवाह किया। और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए थे। तो 4 प्रांत जो भेंट किए थे चंद्रगुप्त मौर्य को, किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। उनका नाम काबुल, कंधार, हेरात और मकरान था।
ठीक है, तो ये आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट में हम देखते हैं, जब उन्होंने 4 प्रांत जो है भेंट किए थे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में भेंट किए थे। ठीक है, 500 हाथी उपहार में उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु की अगर बात करें तो 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कहाँ पर हुई थी? श्रवण बेलगोला में। तो श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु हो गई थी। और श्रवण बेलगोला कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटक में। प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य मौर्य साम्राज्य को ही कहा जाता है। तो मौर्य साम्राज्य का दूसरा नाम प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य है। तो याद रखिएगा, जब मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं तो प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य के भी संस्थापक कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य ही हुए। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ये हमने बताया कि भारत का मैकियावेली चाणक्य को यानी कौटिल्य को, विष्णुगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा था और ये था 298 ईसा पूर्व। जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई तो उनका पुत्र बिंदुसार 298 ईस्वी में ही गद्दी पर बैठा, यानी कि उन्होंने राजपाट संभाला था। बिंदुसार की माता का नाम था दुर्धरा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। और इनको अमित्रघात भी कहा गया, यानी कि जो बिंदुसार थे इनको दूसरे नाम से जाना गया जिनका नाम था अमित्रघात। और अमित्रघात का जो अर्थ बताया जाता है वो बताया जाता है शत्रु विनाशक। क्या था? शत्रु विनाशक जो अमित्रघात का अर्थ होता है। और अमित्रघात किसको कहा जाता था? बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे? दुर्धरा के पुत्र और चंद्रगुप्त के पुत्र। और चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम दुर्धरा। इनको जैन धर्म में सिंहसेन के नाम से जानते हैं। जो बिंदुसार हैं तो जैन धर्म में लोग इनको क्या कहते हैं? सिंहसेन कहते हैं। और वायुपुराण में बिंदुसार को भद्रसार या फिर वरिसार कहा जाता है। भद्रसार और वरिसार नाम से किस पुराण में बिंदुसार को कहा गया? तो वायुपुराण में बिंदुसार को भद्रसार और वरिसार कहा गया। जैन ग्रंथ में सिंहसेन के नाम से जाने जाते हैं। और वैसे इनको अमित्रघात यानी कि शत्रु विनाशक भी बोला जाता है। नेक्स्ट में बिंदुसार के बारे में बात करें तो बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। याद रखिएगा, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। बिंदुसार जब शासनकाल कर रहे थे उस समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हो गए। और दोनों विद्रोह में उनको शांत करने के लिए, उनको दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने दोनों पुत्रों को भेजा। उन पुत्रों का नाम था सुसीम और अशोक। सुसीम और अशोक दोनों को उस विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने अलग अलग भेजा था। बिंदुसार की मित्रता किसके साथ थी? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। तो बिंदुसार की मित्रता सीरिया के राजा अंतियोकस प्रथम के साथ थी। अंतियोकस भी आपको नाम मिलेगा और एंटियोकस भी आपको नाम मिलता है। ठीक है, तो अंतियोकस और एंटियोकस एक ही है जिसके साथ बिंदुसार की मित्रता थी। और एंटियोकस कौन थे? वो सीरिया के राजा थे। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से क्या मांग की थी? तो उन्होंने क्या मांग की? मदिरा, सूखे मेवे और एक दार्शनिक की मांग उन्होंने अपने मित्र से की थी बिंदुसार ने। और बिंदुसार का मित्र कौन था? अंतियोकस। अंतियोकस सीरिया का राजा था, अंतियोकस प्रथम। और किसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा है? 16 राज्यों का विजेता बिंदुसार को कहने वाले हैं तारानाथ। और तारानाथ जो है एक बौद्ध विद्वान थे। तारानाथ कौन थे? एक बौद्ध विद्वान थे। और तारानाथ ने अपनी पुस्तक कंग्यूर और तंग्यूर, इन दोनों पुस्तकों में जो है बिंदुसार के 16 राज्यों का विजेता होने का वर्णन किया है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक गद्दी पर बैठा। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठा। और अशोक जो है, जो जिनके पिता कौन थे? बिंदुसार थे। और बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार की जो माता थी वो थी दुर्धरा। और दुर्धरा किसकी पत्नी थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। अशोक के पिता बिंदुसार, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी। ठीक है, सुभद्रांगी जो है
बिंदुसार की जो है पत्नी का नाम था और अशोक की माता का नाम था। अशोक की पत्नी थी देवी, जिनका एक पुत्र महेंद्र और दूसरी जो है उनकी पुत्री थी संघमित्रा। ठीक है। अशोक की प्रिय पत्नी कारुबाकी। अशोक की प्रिय पत्नी कौन थी? कारुबाकी थी। तो अशोक के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अशोक का पूरा जो है कंप्लीट वर्णन, कंप्लीट जो व्याख्या है, कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।